हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण के उपायों के बारे में। एक्चुअली जिस तरीके से वनों का ह्रास हो रहा है और जिस तरीके से प्रजातियों का विलोपन हो रहा था, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे की जो संस्थाएं थी वो सोच में पड़ गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग प्रकृति का दोहन करते रहे तो आने वाले समय में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। और अगर बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो उससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहराता जाता है। तो क्या किया गया कि उसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए कि उनको किसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी में घोषित कर दिया जाए, जहाँ पे कुछ तरीके की गतिविधियों को रोक दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके कुछ उपाय अपनाए गए। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए और कौन कौन सी चीज़ें की गई, कौन कौन से नियम लाए गए इसके अंतर्गत, जिससे कि उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है जैव विविधता का संरक्षण। मतलब हम किस तरीके से अपनी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मेन दो उसमें बांटा गया कैटेगरीज में। ठीक है, एक तो स्वस्थाने और एक है बाह्य स्थाने। ठीक है, इसको बोलते हैं इन सिच कंजर्वेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स सिच कंजर्वेशन। ठीक है, दो तरीके से जितने भी हमारे प्राकृतिक क्षेत्र थे उनको दो तरीके से बांट दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि किस किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं हमारा जो स्वस्थानीय था, मतलब जीवों को उनके एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित नहीं किया जाएगा, उसी स्थान पे जीवों को संरक्षण दिया जाएगा जहां पर उनका क्या है, वास स्थान है। तो उनके वास स्थान पे दिए जाने से क्या होगा कि वो अच्छी तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह से जो जाने पे जीवों को होता है कि भाई वो अनुकूल नहीं हो पाते एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो उनको इन चीज़ों से राहत मिलेगी। अपने ही प्रकृति के क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र में वो अच्छी तरीके से विकसित हो पाएंगे। तो इसको क्या कहा गया, स्वस्थानीय। नाम से ही दिख रहा है कि जो अपने ही क्षेत्रों में रहते हुए जिनको संरक्षण दिया गया उनको स्वस्थानीय में रखा गया। इसमें किन किन चीज़ों को रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा किस में आता है और कौन सा किस में नहीं आता। पहला हो गया हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, मतलब जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको रखा गया। फिर जितने हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको रखा गया। तीसरा हमारे हो गए जो कि समुदाय एवं संरक्षण, जो रिजर्व केंद्र हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, चौथा हो गया हमारा समुद्र, जो भी समुद्र के अंदर हमने क्षेत्रों को संरक्षित किया वो रखे गए। ठीक है, फिर पांचवा है पवित्र उपवन। और छठा था हमारा जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को हमने किस में रखा, इन सिचुएशन कंजर्वेशन। मतलब जिन जंगलों में ये प्रजातियां पाई थी या जिन क्षेत्रों में ये प्रजातियां पाई जाती थी उन्हीं क्षेत्रों में इनका संरक्षण किया जाने लगा। और वो कौन कौन से प्रकार अपनाए गए, तो नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन और जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे। ठीक है, अब एक्स सिचुएशन में कौन कौन से लिए गए, जीन पूल, ठीक है, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि वनस्पति उद्यान जो है वो एक सिचुएशन कंजर्वेशन में आता है, वो इन सिचुएशन कंजर्वेशन में नहीं आता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार दिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आया है कि वनस्पति उद्यान जो है वो किस तरीके का संरक्षण है।
स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कभी भी स्वस्थान में नहीं आता है, ये हमेशा किस में आता है, बाह्य स्थान में आता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम उठाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर नेशनल पार्क, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला टॉपिक उठाते हैं। तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बायोस्फीयर रिजर्व में आए, उसके पहले आप ये पूरा मैप देखिए। आई थिंक आपको मैप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। एक एक करके हम इनके बारे में जो भी इनकी विशेषताएं हैं वो बाद में देखेंगे। पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि इंडिया में जो टोटल 18 बायो रिजर्व हैं वो किधर, बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, इतना याद एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम पूरी हिस्ट्री से लेके और अभी तक में आएंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट है, इसे बोलते हैं शीत मरुस्थल, 2009 में बनाया गया। ऐसा ये क्रम होगा हमारा आने का। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा तो ऐसे आपको ज़्यादा जल्दी याद हो पाएगा। उत्तराखंड में है नंदा देवी, यहीं पे फूलों की घाटी स्थित है। फिर कंचनजंगा जिसे 2000 में शामिल किया गया। दियांग हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, 1998 पे इसे शामिल किया गया। असम में हमारे दो है, मानस और डिब्रू सखोवा, ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर नोकरेक 1988 में, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये 1989 पे बना। उड़ीसा में है सिमलीपाल 1994 में। आंध्र प्रदेश में स्थित है शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम बोलते हैं इसे, 2010 में। एक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं, 1989 में इसे शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी 1989 में, तमिलनाडु में स्थित है। फिर तो एक और है यहाँ पे अगस्ता मलाई, 2001 में इसे शामिल किया गया। नीलगिरी 1986 में, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में आपके 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था कि सबसे पहला प्रतिस्थापित जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है। तो याद रखिए नीलगिरी है, 1986 में इसे स्थापित किया गया। ये 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, इधर से कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो वो है नीलगिरी। फिर कच्छ का रण 2008 में, ये सबसे बड़ा है जो कि गुजरात में स्थित है। मध्य प्रदेश में 3 है, पन्ना 2011 में, ये सबसे नवीनतम सम्मिलित है। ठीक है, पचमढ़ी 1999 में और अचानक मार ये 2005 में। इसके अलावा ये जो इतने हैं इन सबको, ये टोटल 18 हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें 11 को यूनेस्को में शामिल किया गया है। वो हम एक अलग से लिस्ट देखेंगे कि कब किसको लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे वो है हमारा जैव, या बोल दो इसे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरा डीप स्टडी करेंगे कि कब क्या हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं देख रहे हैं हम कि एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम डेप्थ में पढ़ाइए, तो अभी इससे ज़्यादा डेप्थ हम क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, हो सकता है मैं भी और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी कर पाऊँ और आप लोगों को करवा पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1971 में, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया कि एक अंतर सरकारी ठीक है वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल, ठीक है, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में मैब, MAB, कार्यक्रम को आरंभ किया।
यूनेस्को ने क्या किया, 1978 में एक कार्यक्रम का गठन किया जिसका नाम था मानव एवं जैव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर, इसे शॉर्ट में बोला जाता है मैब। तो कब किया इसका, 1976 में। इसी के अंतर्गत जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैब है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा का विकास हुआ। ठीक है, अब कब हुआ, तो यह हुआ 1976 में। पहली चीज 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसे हम बोलते हैं मैप, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। कब हुआ, 1976 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इस शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एडवर्ड सुयस ने। ठीक है, एडवर्ड सुयस। ठीक है, 1978 में यूनेस्को क्या करता है, एक कार्यक्रम बनाता है जिसका नाम होता है मैप, मैन एंड बायोस्फीयर। इसी के अंतर्गत 1976 में बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा होती है उसका विकास होता है, और इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, एडवर्ड सुयस ने। इतना हो गया आपका। अब आगे देखिए, अब तक 122 देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व, मैं इसको BR लिख रही हूँ, आप समझते जाइएगा। ठीक है, 682 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, जिसमें भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 को यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, 1978 में यूनेस्को एक प्लान लेके आता है जिसे हम बोलते हैं मैप, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इसी के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा होती है उसका विकास होता है 1976 में। ठीक है, और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले एडवर्ड सुयस ने दिया था। अब तक 122 देशों में 682, ठीक है, 686 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। भारत में 18 हैं, जिनमें से यूनेस्को में शामिल किए गए कितने हैं, 11 हैं। इतना समझ में आ गया कि क्या था बायोस्फीयर, ये हमारी हिस्ट्री हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पहले ये देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अभी जब मैं आपको दिखा रही थी मैप इंडिया का, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें तटीय क्षेत्र भी आ रहे थे जो समुद्र के किनारे स्थित थे। ठीक है, जो समुद्री थे वो क्षेत्र भी आ रहे थे, और जलीय क्षेत्र भी इसमें आते हैं। ठीक है, मतलब हर तरीके के, और जो हमारे स्थलीय क्षेत्र थे वो तो थे ही, मतलब हर तरीके के क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो सम्मिलित किया गया है। इतना याद हो गया आपको। अब विश्व का जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था वो 1979 में स्थापित किया गया। ठीक है, कब शामिल किया गया, 1979 में। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि क्या क्या हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में यूनेस्को आता है, एक प्लान लाता है मैप, उसके तहत 1976 में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है। एडवर्ड सुयस जो होते हैं उन्होंने सबसे पहले वर्ड दिया था। ठीक है, अब तक भारत में 18 हैं और यूनेस्को में शामिल 11 हैं। 122 देशों में 686 जो है बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। इतना हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं, और विश्व का प्रथम जो है वो 1979 में स्थापित किया गया था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं।
तो सबसे पहला इसका जो कार्य होता है वो संरक्षण का होता है। बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो जो वन्य जीव है उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो जो इनकी लैंडस्केप होती है, लैंडस्केप पारितंत्र होता है, ठीक है, उसमें प्रजाति, मतलब जो इनका एक इकोसिस्टम होता है उसमें प्रजाति और आनुवंशिकी, प्रजाति और आनुवंशिकी जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनके इकोसिस्टम में जो भी प्राणी आते हैं, जो भी पेड़ पौधे आते हैं, उनका संरक्षण करना किसका काम होता है? बायोस्फीयर रिजर्व का काम होता है। दूसरा देखिए लॉजिस्टिक, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए इसके प्रमुख कार्य होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, यह सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। पहली चीज इसका काम क्या है कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर, मतलब इंटरनेशनल जो स्तर होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या करते हैं? शोध करते हैं, और फिर अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध करना किसी भी प्रजाति के ऊपर, उन पे अध्ययन करना किसी भी प्रजाति के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्रजाति के ऊपर ये क्या करते हैं? शोध और अध्ययन का कार्य करते हैं। फिर इनसे जो भी डेटा मिलता है इन्हें, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं विभिन्न प्रकार के केंद्र होते हैं जिससे ये क्या करते हैं? अपने डेटा को एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। इंटरनेशनल के उसमें इंटरनेशनल क्षेत्र पे क्या करते हैं? एक दूसरे से। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल स्तर पर एक जागरूकता आती है कि किसको ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, किसको और ज़्यादा संरक्षित किया जाना चाहिए। इन सब कार्यों को करने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। 3 तरीके का कार्य हम देख रहे हैं, संरक्षण, लॉजिस्टिक, और ये है हमारा विकास, ठीक है। अब जो भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनका जो भी लक्ष्य होता है उसे पाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ये पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, ठीक है, तथा जो भी विकास कार्यक्रम होते हैं, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण से रिलेटेड जो भी क्या होते हैं? विकास कार्यक्रम होते हैं, उनके मध्य क्या करता है? उनके मध्य संतुलन बिठाने का कार्य करता है। संतुलन बिठाने का कार्य करता है, ठीक है। जो भी जीव जंतु होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, उनके रहन सहन का, उनकी प्रजाति को विकसित करने के लिए यहाँ पर जो भी उचित स्टेप होते हैं वो लिए जाते हैं जिससे कि इनका संरक्षण हो पाए, जिससे कि इनका विकास हो पाए, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमने किन किन कार्यों को देखा? संरक्षण किया जाता है जो भी जीव जंतु होते हैं। लॉजिस्टिक, इसमें क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य किए जाते हैं और कुछ केंद्रों के माध्यम से सारे जो भी इनके डेटा होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से साझा करने का कार्य किया जाता है। विकास में हमने क्या देखा कि जो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण विकास के लिए जो भी कार्य होते हैं उनमें संतुलन बिठाने का कार्य करता है और जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए जो भी विकास के लिए जो भी उचित स्टेप हो सकते हैं वो उठाए जाते हैं। मतलब इसमें हमारा क्या हुआ? कार्य हमारे खत्म हो गए। हमने क्या देखा? हिस्ट्री देख ली, हमने क्या देख लिया? कार्य देख लिया। तीनों कार्यों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के जो क्षेत्र होते हैं उनको किन किन पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है वो कोर एरिया होता है, ठीक है। ऐसा ही आप डायग्राम अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होती है? मॉनिटरिंग होती है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा बफर जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र।
इसमें क्या है, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग, ठीक है, ERT, ठीक है। इसके बाहर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन क्षेत्र, ट्रांजिशन एरिया बोला जाता है इसे, अवांतर क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर RAT, रिसर्च, ट्रेनिंग और एग्रीकल्चर, ठीक है, इतना समझ में आया। बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है उसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा होता है ट्रांजिशन एरिया। यहाँ पर कोर एरिया जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं, सिर्फ जो वन क्षेत्र के अधिकारी होते हैं वही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल आवास जो पक्षी, जो विलुप्त प्राय प्राणियाँ होती हैं उनके लिए अनुकूल आवासों का निर्माण किया जाता है। यह बहुत ही संवेदनशील एरिया होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती है। सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए जो वन के अधिकारी हैं और जो इससे वन से रिलेटेड लोग हैं वही जा सकते हैं। आम लोगों को इसमें आना जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो भी इकोनॉमिकली जो भी इम्पोर्टेंट प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उनके आनुवांशिक कोड के संरक्षण, उनका आनुवांशिक जो कोड होता है उनके संरक्षण का कार्य भी इसमें किया जाता है। देन हम आते हैं बफर जोन में। कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है। हम आते हैं बफर जोन पे। बफर जोन क्या होता है, इसकी सीमा को तो अच्छे से निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन कोर जोन की अपेक्षा यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। यहाँ पर ही जो एजुकेशन, जो वन प्रजातियों से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी एजुकेशन सेंटर्स हैं उनको रखा जाता है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको रखा जाता है, और जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वो सब किस में आते हैं, बफर जोन में आते हैं। मतलब कोर एरिया से ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो होती है, लेकिन बफर जोन जो हमारा ट्रांजिशन एरिया होता है, मतलब अवांतर क्षेत्र होता है, उससे कम होती है, ठीक है। समझ में आया। कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग होती है। जो बफर जोन होता है वहाँ पर क्या होती है, एजुकेशन हो सकती है, रिसर्च हो सकती है और ट्रेनिंग हो सकती है। मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांजिशन एरिया पे। यहाँ पे रिसर्च का काम भी होता है, एग्रीकल्चर का काम भी होता है और ट्रेनिंग का काम भी होता है। मतलब यहाँ पर इन दोनों की अपेक्षा जो मानव गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पर काम कौन कौन किसे किए जाते हैं, तो रिसर्च सेंटर भी होते हैं, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड हैं या जो भी प्रजातियों से रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर हैं उन सबको यहाँ पर विकसित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हम कृषि भी करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि किन किन एरियाज में डिवाइड किया गया। हमने 3 एरिया में डिवाइड किया, कोर एरिया में, बफर जोन में और ट्रांजिशन एरिया में, मतलब अवांतर क्षेत्र। कोर एरिया, मध्यवर्ती क्षेत्र और अवांतर क्षेत्र। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम सीधे आते हैं भारत की क्या स्थिति है, ठीक है। तो 1986 में यहां पर राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम लाया गया, ठीक है। मतलब नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम यहाँ पर लाया गया, ठीक है। और जुलाई 2019 तक जो मैं डेटा दे रही हूँ, जो जुलाई 2019 तक का है, ठीक है। यहाँ पर 104 नेशनल पार्क, 551 वन्य जीव अभ्यारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व, तथा 32 हाथी रिजर्व हैं।
1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम मतलब नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को लाया गया, जिसके तहत जुलाई 2019 तक का डेटा आपको दे सकती हूँ। इसके तहत, ठीक है, जुलाई 2019 तक 104 नेशनल पार्क, 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व तथा 32 हाथी रिजर्व है। ठीक है, इन सबको भी हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी ये डेटा आप अपने पास लिख लीजिए, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला लिखिए, 1986 में नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। इसी श्रेणी पे हम देखेंगे तो पन्ना सबसे नवीनतम है। – 2011 में। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है कच्छ का रण। कितने किलोमीटर है, तो ये 12,454 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इसमें मन्नार की खाड़ी। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। इतने जो हमारे फैक्ट्स हो गए वो आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि कब इनको यूनेस्को में शामिल किया गया और कौन सी प्रजातियों को कहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है।